वेलकम टू बीआर मैटर्स। बिहार पॉलिटी मास्टर सीरीज के आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। तो आज का हमारा मुख्य विषय है भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज, मतलब संवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी निकायों का विस्तृत विश्लेषण। और ये सत्र विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए है जो बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई और टीचर एग्जाम्स जैसी बिहार सरकार की प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। राइट। और आज के इस लेक्चर में प्रस्तुत की गई सामग्री पूरी तरह से हमारे परीक्षा केंद्रित जीरो गैप नोट्स पर आधारित है, जिसका सीधा सा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि शासन प्रणाली के संस्थागत ढांचे से जुड़ा कोई भी प्रश्न छात्रों की पहुंच से बाहर न रहे। देखिए, ये एक अत्यंत प्रासंगिक विषय है। राजव्यवस्था या पॉलिटी का अध्ययन केवल अनुच्छेदों को रटने तक सीमित नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। के विषय में है कि राज्य की शक्तियां कैसे बांटी गई हैं। परीक्षाओं में प्रायः इन निकायों की प्रकृति और इनके निर्माण की प्रक्रिया को लेकर गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के सत्र में हम न केवल इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, बल्कि इनके कार्य करने की कार्यप्रणाली को भी डिकोड करेंगे। जी। और इस वर्गीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मैं छात्रों के सामने एक विश्लेषणात्मक उपमा या एनालिटिकल एनालॉजी रखना चाहूंगी। बताइए। अगर हम भारत के प्रशासनिक और लोकतांत्रिक ढांचे को एक विशाल इमारत मान लें, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं यानी संवैधानिक निकाय, वो उस इमारत के मूल पिलर हैं। बिल्कुल। मतलब इनका निर्माण सीधे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा किया गया है। इसका सीधा अर्थ ये है कि इन्हें हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त है। राइट। अगर सरकार इन स्तंभों को हटाना चाहे तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अत्यंत जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा। जी, जिसके लिए संसद में विशेष बहुमत चाहिए होता है। बिल्कुल। यही कारण है कि इनका लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी न्यूनतम होती है। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी और कैग इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये उपमा वर्गीकरण को समझने का एक उत्कृष्ट आधार है। देखिए, इसी इमारत के निर्माण के बाद समय समय पर कुछ नई प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नए ढांचों की आवश्यकता पड़ी। हाँ। इन्हें हम स्टैट्यूटरी बॉडीज या वैधानिक निकाय कहते हैं। इनका निर्माण संविधान में मूल रूप से नहीं था, जी, बल्कि संसद द्वारा एक विशिष्ट अधिनियम, पार्लियामेंट एक्ट पारित करके इन्हें स्थापित किया गया। राइट। चूंकि ये एक सामान्य विधायी प्रक्रिया से बनते हैं, इसलिए इनमें बदलाव करना थोड़ा आसान होता है। अतः इनकी फ्लेक्सिबिलिटी मध्यम श्रेणी में आती है। जैसे एनएचआरसी और सीआईसी। बिल्कुल सही, जिनके अधिकार उनके संबंधित अधिनियमों द्वारा परिभाषित होते हैं। और इसी क्रम में तीसरा वर्गीकरण कार्यकारी निकायों का आता है, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडीज। अगर हम अपनी उसी उपमा पर वापस लौटें, तो ये निकाय इमारत के अंदर रखे गए फर्नीचर की तरह हैं। अच्छा। जी हाँ। इनका निर्माण न तो संविधान के किसी अनुच्छेद से हुआ है और न ही संसद के किसी अधिनियम से। तो ये स्थापित कैसे होते हैं? ये विशुद्ध रूप से सरकार के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा स्थापित किए जाते हैं। राइट। क्योंकि इनके पीछे कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं होती। सरकार अपनी सुविधानुसार इन्हें कभी भी बदल सकती है। स्पष्ट रूप से इनकी सुरक्षा सबसे कम होती है और फ्लेक्सिबिलिटी सर्वाधिक। बिल्कुल। और नीति आयोग इसका सबसे आधुनिक उदाहरण है। जी। तो इस 3 टियर क्लासिफिकेशन को समझने के पश्चात अब छात्रों को इन निकायों की विस्तृत कार्यप्रणाली की ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। जब हम संवैधानिक स्तंभों की बात करते हैं, तो किसी भी लोकतंत्र का सबसे पहला आधार चुनाव प्रक्रिया होती है। जी। अतः हमारा अध्ययन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब ईसीआई से प्रारंभ होना चाहिए, जिसका स्पष्ट प्रावधान संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है। और देखिए, आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को केवल चुनाव कराने का अधिकार नहीं देता, बल्कि ये उसे सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। छात्रों को ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि ईसीआई के अधिकार क्षेत्र में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव शामिल हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना और चुनाव का शेड्यूल तय करना, ये सब शक्तियां ईसीआई के पास है। राइट। और यहाँ उम्मीदवारों को ये समझना आवश्यक है कि ईसीआई को ये उच्च सुरक्षा क्यों प्रदान की गई है। ईसीआई के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही जटिल है। बिल्कुल। क्योंकि यदि चुनाव कराने वाली संस्था कार्यपालिका के दबाव में कार्य करेगी, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। सही कहा आपने। और इसी बिंदु पर
हमारे जीरो गैप नोट्स में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ट्रैप अलर्ट का उल्लेख है, जहां परीक्षार्थी अक्सर गलती करते हैं। प्रारंभिक परीक्षाओं में बहुत बार ये पूछा जाता है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन संपन्न कराता है, और छात्र चुनाव शब्द देखते ही ECI का विकल्प चुन लेते हैं। बिल्कुल, जो कि तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत है। जी, ये एक बहुत ही गंभीर त्रुटि है। देखिए, ECI का अधिकार क्षेत्र राज्य विधान मंडलों तक सीमित है। पंचायत और नगर निगम के चुनाव पूरी तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन अर्थात SEC के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राइट। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी के तहत आर्टिकल 243K जोड़ा गया, जो विशेष रूप से राज्य स्तर पर चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान करता है। बिल्कुल। और इसका तार्किक कारण भी छात्रों को स्पष्ट होना चाहिए। भारत जैसे विशाल देश में लाखों पंचायतें कार्य कर रही हैं। जी। इन सभी का चुनाव दिल्ली में बैठी एक केंद्रीय संस्था द्वारा कराना न तो व्यवहारिक है और न ही संघीय ढांचे के अनुकूल। राइट। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए ही 243K के तहत SEC का निर्माण किया गया। बिल्कुल सही विश्लेषण है। अब लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद प्रशासन चलाने के लिए जो दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वो है वित्तीय संसाधन, यानी फाइनेंस। जी, यहीं से हमारा अध्ययन संस्थागत ढांचे के दूसरे महत्वपूर्ण अंग की ओर मुड़ता है, वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन, जो आर्टिकल 280 के तहत आता है। बिल्कुल। इसका प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन तय करना और राज्यों को ग्रांट्स एंड एड के लिए नियम निर्धारित करना है। और देखिए, वित्त आयोग के संदर्भ में भी एक प्रमुख ट्रैप परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सा ट्रैप? आयोग शब्द को देखकर छात्रों में यह धारणा बन जाती है कि ये UPSC की तरह एक परमानेंट संस्था है। अच्छा, हाँ। जबकि वास्तविकता ये है कि वित्त आयोग एक अस्थायी मतलब टेम्परेरी निकाय है। इसे राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः हर 5 वर्ष में गठित किया जाता है। जी, और छात्रों को इस अस्थायी प्रकृति के पीछे के तर्कों को भी समझना चाहिए। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी और विकास के मापदंड स्थिर नहीं रहते। बिल्कुल। यदि कर वितरण का एक स्थायी फॉर्मूला हमेशा के लिए तय कर दिया जाए तो वो अत्यंत रिजिड हो जाएगा। राइट। उभरती हुई चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएगा। एकदम सही। उदाहरण के लिए, बिहार जैसे राज्य की वित्तीय आवश्यकताएं आज से 10 वर्ष पूर्व भिन्न थीं और आज भिन्न है। हर 5 वर्ष में एक नए आयोग का गठन हमारे फिस्कल फेडरलिज्म को अत्यंत गतिशील बनाए रखता है। बिल्कुल। अब धन के वितरण के पश्चात नीतियों को लागू करने के लिए एक सक्षम नौकरशाही की आवश्यकता होती है। जी। इसी उद्देश्य के ही संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 के अंतर्गत लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है। राइट। केंद्र स्तर पर UPSC सिविल सेवाओं की भर्ती करता है, जबकि राज्य स्तर पर यह दायित्व स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, जैसे बिहार में BPSC। और देखिए, अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया यदि किसी राजनीतिक दबाव पर आधारित होगी तो सुशासन की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं। UPSC और BPSC मेरिट सिस्टम के प्रहरी हैं। इसी कारण इन संस्थाओं को भी संवैधानिक दर्जा देकर पूरी ऑटोनॉमी प्रदान की गई है। जी। अब देखिए, भर्ती हो गई, नीतियां लागू हो गईं और धन भी खर्च हो गया, परंतु लोकतंत्र में बिना जवाबदेही के शक्ति का कोई अर्थ नहीं है। सरकार द्वारा खर्च किए गए इस पैसे की जवाबदेही कैसे तय होगी? इसी का उत्तर है CAG, अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो आर्टिकल 148 के तहत आता है। बिल्कुल। इसे गार्डियन ऑफ पब्लिक मनी कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं CAG को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना था। जी। CAG की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के खातों का ऑडिट करना है। इसे हम एक वित्तीय पोस्टमार्टम कह सकते हैं। मान लीजिए, राज्य सरकार ने किसी पुल के लिए 500 करोड़ आवंटित किए। जी। अब CAG ये सुनिश्चित करेगा कि क्या वो राशि उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हुई है, क्या सभी वित्तीय नियमों का पालन किया गया। और यदि इस ऑडिट के दौरान CAG को कोई अनियमितता मिलती है तो वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है, जिसे बाद में विधायिका के समक्ष रखा जाता है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसकी जांच करती है। बिल्कुल। अब संवैधानिक निकायों की श्रृंखला में हमें लीगल एडवाइजर्स की भूमिका भी देखनी चाहिए। मुकदमे दायर होते हैं। जी। इन मामलों में विधिक सलाह देने के लिए
सर्वोच्च कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। राइट। केंद्र सरकार के स्तर पर ये काम अटॉर्नी जनरल द्वारा किया जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में है। और ठीक इसी प्रकार राज्यों के स्तर पर एडवोकेट जनरल का पद है, जिसे आर्टिकल 165 के अंतर्गत रखा गया है। ये दोनों ही संवैधानिक पद हैं जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। बिल्कुल। तो अभी तक के हमारे इस व्याख्यान में जो पैटर्न उभर के आ रहा है वो ये है कि स्वतंत्र चुनाव, वित्तीय न्याय, निष्पक्ष भर्ती और ऑडिट, इन मूलभूत कार्यों के लिए संविधान निर्माताओं ने मजबूत और स्वायत्त पिलर्स खड़े किए हैं। बिल्कुल। ये अत्यंत सटीक विश्लेषण है। अब हम अपने व्याख्यान के अगले चरण में प्रवेश करते हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज यानी वैधानिक निकायों पर केंद्रित है। जी। जैसा कि हमने पहले कहा था, इनका सृजन संसद द्वारा पारित विशिष्ट अधिनियमों के माध्यम से होता है। समय के साथ कुछ ऐसे क्षेत्रों का उदय हुआ जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता थी, परंतु उनका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। बिल्कुल। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसद ने विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया। जैसे कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए 1993 में एक्ट पारित किया गया, जिससे NHRC की स्थापना हुई। राइट। इसी तरह सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु RTI एक्ट 2005 के माध्यम से CIC का गठन किया गया। और भ्रष्टाचार की जांच के लिए 2013 में लोकपाल एक्ट पारित कर लोकपाल की स्थापना की गई। चूंकि संसद कानून में संशोधन करके इनमें परिवर्तन कर सकती है, इसलिए इनकी प्रकृति मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी वाली होती है। जी। अब यहाँ छात्रों को एक अत्यंत जटिल ट्रैप के प्रति सतर्क रहना चाहिए, जो बार बार पूछा जाता है। कौन सा ट्रैप? यह प्रश्न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की प्रकृति से संबंधित है। अच्छा, चूंकि RBI देश का केंद्रीय बैंक है, मौद्रिक नीति तय करता है, तो छात्र भ्रमित होकर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मान लेते हैं। ओहो, जबकि तथ्य ये है कि RBI का संविधान के किसी भी अनुच्छेद से कोई सीधा संबंध नहीं है। जी बिल्कुल। RBI विशुद्ध रूप से एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में ही RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत हो गई थी। राइट। परीक्षा कक्ष में इस प्रकार के प्रश्नों में स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। वैधानिक निकायों के पश्चात अब हमारा ध्यान कार्यकारी निकायों यानी एग्जीक्यूटिव बॉडीज पर होना चाहिए। जी। जैसा कि हमने स्पष्ट किया, इनके निर्माण के लिए न तो संविधान संशोधन चाहिए और न ही संसदीय अधिनियम। सरकार केवल एक कैबिनेट प्रस्ताव से इन्हें स्थापित कर देती है। बिल्कुल, जैसे नीति आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। छात्रों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि जब संवैधानिक और वैधानिक निकाय हैं, तो इनकी आवश्यकता क्या है? इसका उत्तर इनकी हाई फ्लेक्सिबिलिटी में छिपा है। सटीक कहा आपने। आर्थिक योजनाएं और विकास नीतियां अत्यंत गतिशील होती हैं। जी। यदि इसके लिए एक वैधानिक संस्था बनाई जाए, तो कोई भी बदलाव करने के लिए लंबी संसदीय प्रक्रिया से गुजरना होगा। राइट। कार्यकारी आदेश से बनी संस्थाओं का लाभ ये है कि सरकार उन्हें तत्काल पुनर्गठित कर सकती है, जैसे 2015 में प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से बदल दिया गया। बिल्कुल। अब इस पूरे ज्ञान को बिहार के विशेष संदर्भ में लागू करके देखते हैं, जो मेंस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी विकासशील राज्य में सुशासन का पूरा ढांचा इन संस्थाओं के निष्पक्ष कार्यप्रणाली पर टिका होता है। जी, और बिहार के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में BPSC और बिहार SEC की भूमिका आधारभूत है। राइट। BPSC जहां योग्य अधिकारियों की भर्ती करके पेशेवर नौकरशाही का निर्माण करता है, वहीं SEC पंचायत स्तर पर नियमित चुनाव करा के लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाता है। और शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण का ये सबसे सशक्त उदाहरण है। मेंस इनरिचमेंट के दृष्टिकोण से छात्रों को अपने उत्तरों में ये स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि ये सभी निकाय मुख्य रूप से 3 लोकतांत्रिक आदर्शों की स्थापना करते हैं: अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और फेडरल बैलेंस। बिल्कुल। इन आदर्शों को डिकोड करें तो अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने में CAG और लोकपाल अग्रणी हैं। ट्रांसपेरेंसी स्थापित करने का कार्य ECI और CIC करते हैं। राइट। और जहां तक फेडरल बैलेंस की बात है, फाइनेंस कमीशन इसका सबसे बड़ा साधन है। जी। ये सुनिश्चित करता है कि बिहार जैसे राज्यों को विकास के लिए केंद्र के टैक्स पूल से उनका उचित हिस्सा प्राप्त होता रहे। बिल्कुल। बिहार का वर्तमान संस्थागत ढांचा इन्हीं निकायों के संचालन का परिणाम है। अब इस संपूर्ण व्याख्यान के समापन की ओर बढ़ते हुए छात्रों के लिए उन अल्ट्रा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रैप्स का एक तीव्र रिवीजन करना अनिवार्य है। जी।
जहां परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की संभावना सबसे अधिक होती है। बिल्कुल। छात्रों को ये तथ्य कंठस्थ कर लेने चाहिए। प्रथम, चुनाव आयोग यानी ईसीआई पंचायत चुनाव नहीं कराता है। ये कार्य SEC का है, आर्टिकल 243 के तहत। जी। द्वितीय, NHRC और RBI संवैधानिक नहीं अपितु वैधानिक या स्टैट्यूटरी निकाय हैं, जो क्रमशः 1993 और 1934 के अधिनियमों से बने हैं। राइट। तृतीय, वित्त आयोग स्थायी निकाय नहीं है। यह आर्टिकल 280 के तहत एक अस्थायी निकाय है। बिल्कुल। और चतुर्थ, नीति आयोग न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक। यह पूर्णतः एक कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव निकाय है। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने अल्ट्रा रिवीजन ग्रिड में सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों जैसे 324, 280, 315, 148, 76, 165 और 243 के को सूचीबद्ध करें और उनका नियमित अभ्यास करें। बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में इनसे सीधे विश्लेषणात्मक प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। जी, तो आज का यह सत्र परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। बिहार पॉलिटी मास्टर सीरीज का हमारा ये प्रयास शासन प्रणाली के जटिल विषयों को प्रामाणिक रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। बिल्कुल। इन संस्थाओं को केवल तथ्यों की तरह न पढ़ें, बल्कि इनके पीछे के तर्कों को समझने का प्रयास करें। शासन का ये जीरो गैप विश्लेषण आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। बिहार पॉलिटी मास्टर सीरीज अगले सत्र में नए महत्वपूर्ण विषयों के साथ जारी रहेगी। अपने अध्ययन और अभ्यास को निरंतर बनाए रखें। बिहार मैटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई और रिवीजन जारी रखें। नमस्कार।